वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप जानते हैं कि दोनों गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी के शासक थे, ठीक है, सुल्तान थे। और आप जानते हैं कि भारत में तीन मुस्लिम आक्रमण होते हैं, सफल मुस्लिम आक्रमण। एक 712 एडी में अरबों का होता है, जो यहाँ सिंध पर होता है, आज का जो पाकिस्तान का एरिया है वहां, ये भारत, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, इस सिंध पे होता है। और अरबों की तरफ से उसके कमांडर के रूप में आता है मोहम्मद बिन कासिम, आता है, आक्रमण करता है सिंध पर। लेकिन फिर भी उस समय भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। उसके बाद दो तुर्क आक्रमण होते हैं, लेकिन दोनों तुर्क आक्रमण अफगानिस्तान से होते हैं, ठीक है, इस अफगानिस्तान से होते हैं भारत में। पहला आक्रमण होगा महमूद गजनवी का, जो भारत में आता है और यहाँ की धन संपत्ति को, मंदिरों को लूटता है। उसका पर्पस भी यही था, इसलिए वो सिर्फ भारत में मंदिरों को लूटता है, यहाँ की धन संपत्ति लूटकर वापस चला जाता है। उसका मकसद भी संपत्ति को लूटना था, कोई यहाँ पर भारत में सत्ता स्थापित करना नहीं था। इसलिए दूसरी बार भी आपको भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाएगी। लेकिन जब तीसरा मुस्लिम आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण, देखिए, पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों का, उसके बाद बाकी के दो आक्रमण तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी का, महमूद गजनवी कह लीजिए, जो कि अफगानिस्तान के गजनी से आएगा, इसी अफगानिस्तान से आएंगे दोनों। और दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी का, ठीक है, दोनों ये तुर्क आक्रमण जो होंगे ये अफगानिस्तान से होंगे। तो मोहम्मद गोरी का अगर ओवरऑल देखा जाए तो तीसरा सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पे था। और इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत के रूप में, या आप कहें कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश यहां पे स्थापित कर दिया जाता है मोहम्मद गोरी के ही एक बहुत ही प्रिय स्लेव, या आप कहें उसको गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, यह कर दिया जाता है भारत में 1206 एडी में। मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में, और उसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की, वो भी आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। या फिर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले तुर्किश शासन की स्थापना किसने की, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आप करेंगे, ठीक है। या मुस्लिम शासन कह दिया जाए, मुस्लिम शासन, तुर्किश शासन, ठीक है ना, कुछ भी कह दिया जाए तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश। तो आप समझिए कि यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है डीएस, डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश तुगलक वंश, खिलजी वंश, पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोदी वंश। तो हम पहले वंश को पूरी तरह से रेगुलर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और दूसरा वंश जो खिलजी वंश है वो भी हम खत्म कर चुके हैं रेगुलर क्लासेस में। ये हमारा डिफरेंट प्ले लिस्ट में होगा, रेगुलर क्लासेस के लिस्ट में ये वीडियो हमारी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हम गुलाम वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, तो इन सबको पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो एक कंपेयर कर लेना भी जरूरी है। तो अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 एडी में, ये देखिए 1206 लिखा हुआ है, इसका शासनकाल 1206 से 1210 एडी तक है। जबकि इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 एडी तक है। तो इन दोनों के शासन पीरियड में तो अंतर होगा ही होगा, तो पहला अंतर आपको यही दिख जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, या गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। या भारत में पहले तुर्किश रूल की स्थापना की बात कहें कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। या भारत में पहला मुस्लिम रूल किसने एस्टैब्लिश किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां तक हम समझ चुके हैं। अब देखिए, हमने शासनकाल देख लिया। एक बड़ी बात आप समझेंगे कि गुलाम वंश में भी, दोनों गुलाम वंश के शासक हैं, ठीक है ना, दोनों गुलाम वंश के शासक हैं। तो गुलाम वंश में भी 3 वंश चले हैं। गुलाम वंश के अंदर भी 3 वंश, एक कुतुबी वंश चलेगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक चलाता है। और जब इल्तुतमिश आएगा तो इसका वंश फिर बदल जाएगा, इसका वंश शमसी वंश हो जाएगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के तहत कुतुबी वंश की, यानी कुतुबी डायनेस्टी की शुरुआत करता है, जबकि इल्तुतमिश जो है ये शमसी डायनेस्टी की शुरुआत करता है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पे आप नंबर में नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, यहां आप नंबर बनाना होगा तो कर लीजिएगा। ये कुतुबी वंश की शुरुआत करेगा, ये दोनों गुलाम वंश के अंदर ही है, कुतुबी वंश। और तीसरा एक और वंश आएगा, बलबनी वंश। गुलाम वंश के भीतर 3 वंश,
कुतुबी वंश जिसका फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश जिसका फाउंडर इल्तुतमिश, शमसी वंश, ठीक है, इसका फाउंडर इल्तुतमिश है, और आगे बलबली वंश जिसका फाउंडर बलबन होगा, वो आप समझ लीजिए। तो एक अंतर टाइम पीरियड का आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा वंश का अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम भी है, तो इसे शमशी वंश से बिलोंग करता था, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। इसका क्या है, कुतुबी वंश, ये नंबर में बनाया जाए तो नंबर में भी बना लीजिएगा, नंबर में मैंने लिखा नहीं था, तो ये बात। अब बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, स्लेव था। स्लेव किसका था, मोहम्मद गोरी का, ठीक है। जबकि इल्तुतमिश किसका स्लेव था, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये बेसिक डिफरेंस, दोनों स्लेव हैं, दोनों दास हैं, गुलाम हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव है, तो ये इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है। अब इसमें एक मजेदार बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि देखिए, ये मुक्त कब होता है, गुलामी से इसको मुक्ति मिलती है 1208 में, और इसको मिलती है 1205 में। यानी देखिए, इल्तुतमिश जो है इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, लेकिन अपने मालिक के पहले ही इसको गुलामी से, दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा सुल्तान था जिसे अपने मालिक के पहले ही स्वतंत्र कर दिया गया था। तो ये कौन है, इल्तुतमिश है। और जबकि ये मोहम्मद गोरी इसको नहीं करता है, मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद इसको दास्ता से मुक्ति मिलती है। मोहम्मद गोरी की डेथ होती है 1205 में, और 1206 में, और 1205 में 1208 में इसको मुक्ति मिलती है। मोहम्मद गोरी की डेथ मोहम्मद गोरी की डेथ होगी 1206 एडी में, 1206 एडी में, और इसको दास्ता से मुक्ति मिलेगी 1208 में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अपने मालिक के पहले ही, अपने मास्टर के पहले ही उसे गुलामी से मुक्त कर दिया गया था, तो इल्तुतमिश। और हुआ क्या था, देखिए, जब 1205 में अपने अंतिम अभियान पे था मोहम्मद गोरी, तो उस समय उसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था और इल्तुतमिश भी था मोहम्मद गोरी के साथ। तो इसके युद्ध कौशल से इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा, इतना प्रभावित हो गया कि मोहम्मद गोरी ने उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इसे मेरे सामने ही दास्ता से मुक्त करो, तो उस समय उसको मुक्त कर दिया गया था। तो ये एक बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये संस्थापक है गुलाम वंश का, आप जानते हैं स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक है। जबकि ये वास्तविक संस्थापक है, ये समझना जरूरी है, गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का। देखिए, गुलाम वंश आ जाए, दिल्ली सल्तनत आ जाए, क्योंकि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। मैंने बताया दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश, और 5वां वंश लोदी वंश। तो अगर आ जाए कि संस्थापक कौन था गुलाम वंश का, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत में तुर्किश रूल की स्थापना या शुरुआत किसने की, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान आपको रखना है। लेकिन देखिए, संस्थापक तो है, ये वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का कौन है, इल्तुतमिश। अब देखिए, ये क्यों है वास्तविक संस्थापक और ये क्यों है संस्थापक, ठीक है। एक बात समझिएगा, इसका शासनकाल आप देख रहे हैं मात्र 4 सालों का है। 1210 एडी में पोलो खेलते समय इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 4 साल का ही समय मिलता है, बहुत ज्यादा का समय नहीं मिलता है। जबकि इसके पास 1211 से 1236 एडी तक है, करीब करीब 25-26 साल ये शासन करता है, ठीक है। उस समय सुल्तान कौन होता था, जो भी सुल्तान या शासक होगा मध्यकालीन पीरियड में, जो मुस्लिम काल था, उसमें यह परंपरा थी कि जो भी सुल्तान बनेगा वो अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता था और कॉइन्स भी, यानी सिक्के भी जारी करवाता था। तो अब ये खुतबा और कॉइन्स इसने जारी नहीं किया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसने ना खुतबा पढ़वाया ना इसने सिक्के जारी किए। खुतबा क्या होता है, पूछिएगा, सवाल यह आएगा कि खुतबा क्या होता है। देखिए, खुतबा क्या होता है कि नमाज के समय, शुक्रवार की नमाज के समय, महत्वपूर्ण त्योहारों के समय या किसी विशेष अवसर पर यह धर्मोपदेश होता है मुस्लिम परंपरा में, ठीक है। धर्मोपदेश होता है एक तरह का, जिसमें होता क्या है कि
इसमें धार्मिक बातें की जाएगी, उपदेश दिया जाएगा और इसमें खुदा, पैगंबर, मोहम्मद साहब की तारीफें की जाएंगी। ये सब चीजें इसमें होती हैं। मध्यकालीन पीरियड में ये क्या परंपरा थी कि उस समय का जो सुल्तान होता था उसका नाम भी खुतबे में पढ़वाया जाता था। ठीक है, और ये खुतबा पढ़ता कौन था? खुतबा पढ़ता था कोई मुस्लिम धर्मगुरु हो या कोई रिलीजियस व्यक्ति हो इस्लाम में, वो पढ़ता था। ठीक है, तो अब देखिए कि खुतबा इसने नहीं पढ़वाया। मैंने क्या बताया, खुतबा क्या होता था, फिर से समझ लीजिए। खुतबा एक धर्मोपदेश है इस्लामिक परंपरा में, जो शुक्रवार की नमाज के समय, विशेष त्योहारों के समय जैसे ईद हो गया और विशेष अवसरों पर, हाँ, कोई जो इस्लामिक धर्म गुरु होगा या कोई इस्लामिक धार्मिक व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा कि इस खुतबे को पढ़ेगा। और मेडिएवल पीरियड में, मध्यकालीन पीरियड में, मध्यकालीन जो मध्यकाल जो था उसमें यह परंपरा थी कि जो भी सुल्तान बनेगा उस खुतबे में उसका नाम भी पढ़ा जाता था, तो यही खुतबा होता था। तो ये जब परंपरा थी तो इसने तो ना खुतबा पढ़वाया अपने नाम से, ना ही सिक्के जारी किए, यानी कि सिक्का भी जारी करता था सुल्तान, दोनों काम नहीं किया। एक तो ये बात हो गई। अब क्यों नहीं किया, देखिए यहां पर ये सुल्तान नहीं बना, बेसिकली ये गोरी के रिप्रेजेंट शासक तो है, लेकिन ये वास्तविक शासक नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये गोरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करता रहा। और ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसको खलीफा से, उस समय जो भी सुल्तान बनेगा उसको खलीफा से रिकॉग्निशन मिलती थी। ठीक है, कि अब इस जगह का सुल्तान हो गया। अब आप पूछेंगे खलीफा क्या है। देखिए पूरे मुस्लिम जगत में जहां जहां इस्लाम है, हाँ, तो पूरे मुस्लिम जगत का एक ही वास्तविक जो रिलीजियस और धार्मिक गुरु होता था, वो होता था खलीफा। अब ये खलीफा कौन होता था? देखिए खलीफा जो होता था ये पूरे मुस्लिम जगत का पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर होता था, और यही किसी क्षेत्र विशेष में किसी सुल्तान को रिकॉग्नाइज करता था। अगर इससे रिकॉग्निशन जिसको मिल गया वही सुल्तान कहलाता था। ठीक है, अब खलीफा होता कौन था? देखिए इस्लाम में मोहम्मद साहब जो है वो अंतिम पैगंबर हैं, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ। उसके बाद खलीफा के रूप में उनके प्रतिनिधि आ गए। कहा जाता है कि जो खलीफा होते हैं वो मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। शुरुआती दौर में 4 खलीफा हुए जो कि आपसी सहमति से बना लिए गए। हाँ, उसके बाद ये खलीफा का पद जो है वंशानुगत हो गया। ठीक है, तो खलीफा एक तरह से आप समझिए कि इस्लाम में मोहम्मद साहब के बाद जो पैगंबर हैं, उनके अंतिम पैगंबर, उनके बाद जो पैगंबर के रिप्रेजेंटेटिव हुए वो खलीफा हुए। और इन खलीफाओं को, जो भी खलीफा बनता था, पूरे मुस्लिम जगत का पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड माना जाता था। ठीक है, अब कोई खास विशेष है, मान लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र में अगर कहीं भी ये पूरा क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र, ये पूरा मुस्लिम जगत है, हाँ, ये पूरा मुस्लिम जगत है और ये कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो पूरे क्षेत्र का पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर कौन होगा? ये होगा खलीफा। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष पे, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहां पे कोई व्यक्ति है जो इस क्षेत्र को जीतता है, हाँ, और यहां पे शासन करने लगता है, तो खलीफा जब इसको इस क्षेत्र के लिए सुल्तान घोषित करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, तभी ये सुल्तान माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? सिक्के जारी करेगा, खुतबा पढ़वाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इसको खलीफा से कुतुबुद्दीन ऐबक को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था, तो इसलिए गोरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही शासन कर रहा था। और ये इस उपाधि से, मीर और सिपह सालार की उपाधि से, अभी मैं इस पे भी आऊंगा, शासन कर रहा था। तो इसको सुल्तान का रिकॉग्निशन भी नहीं था, खुतबा भी नहीं पढ़वाया और क्वाइंस भी इसने, तो जो भी सुल्तान का क्राइटेरिया होता है वो नहीं था इसके पास। हालांकि ये शासक था, ठीक है, लेकिन इसको सुल्तान नहीं माना गया। तो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का, या दिल्ली का प्रथम फर्स्ट लीगल जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश ही था। तो इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट लीगल, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, देखिए यहां पर ये आप ऐसे मैं कर देता हूं, फर्स्ट लीगल सुल्तान किसका? दिल्ली का। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल बन जाता है कि प्रथम वैधानिक सुल्तान दिल्ली का कौन था?
तो इल्तुतमिश था, क्योंकि इसको खलीफा से रिकॉग्निशन मिला हुआ था। अब देखिए इसने कॉइन्स भी जारी किए थे, सिल्वर का टंका, कॉपर का जीतल, ये कॉइन्स था, कॉपर का जीतल था। ये सवाल बन जाता है कि सिक्के किसने जारी किए, तो देखिए सिल्वर का टंका था, कॉपर का जीतल था, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको तो कम ही समय मिला शासन करने का, तो ये बहुत कुछ नहीं कर पाया। ये देखिए सिक्का भी जारी करता है, उसके बाद शासन के लिए ये गुलामे चहलगानी या चालीसा, या इसको ग्रुप ऑफ 40 कहिएगा, एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने शुरू किया। तो इसका मतलब ये क्या था, अपने 40 विश्वस्त गुलामों की एक टीम बनाई इसने, जो इसको राजकाज में सहयोग देता था। बाद में इस चालीसा को खत्म करेगा बलबन, ठीक है, क्योंकि ये बाद में डोमिनेट करने लगा था शासक पे ही, सुल्तानों पे ही। इल्तुतमिश के समय तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में डोमिनेट करने लगे थे। तो 40 गुलामों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो गुलामे चहलगानी या तुर्काने चहलगानी या चालीसा, या फिर इसको कहा जाता था, इंग्लिश में कहेंगे ग्रुप ऑफ 40, ठीक है, या कॉर्प्स ऑफ 40। 40 तुर्किश गुलामों की एक टीम थी जो कि राजकाज में सहयोग करती थी, और ये इल्तुतमिश के बहुत ही विश्वसनीय गुलाम होते थे। ठीक है, तो एक तो ये किया। देखिए सब प्रशासन में कर रहे, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक, पहला लीगल सुल्तान भी है, ठीक है, वैधानिक सुल्तान या लीगल सुल्तान यहां पे मैंने लिख दिया है, तो ये भी है दिल्ली का। ठीक है, इक्ता सिस्टम इसने प्रशासन में शुरू किया। इक्ता क्या था ये भी मैं बता चुका हूं, पहले भी रेगुलर क्लासेस में देखिए, फिर से समझिए। इक्ता क्या होता था, एक तरह से लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट था। तो इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र को कई भूमि टेरिटरी हो गया, कई भूखंडों में इसे बांट दिया गया, और हर भूखंड को इक्ता कहा गया। यहां अपॉइंट किए गए ऑफिसियल्स जिनको इक्तादार कहा गया। ठीक है, ये क्या करते थे, इस क्षेत्र से टैक्स वसूलते थे, और वहां से उस टैक्स से होता क्या था कि इनको भूखंड इक्ता दे दिया गया, सैलरी के बदले। सैलरी नहीं दिया गया, कहा गया कि भाई आप इक्ता ले लो, यही से अपनी सैलरी भी निकालो, और यहां अपने अंडर में सेना भी रखो, कुछ ऑफिसियल्स को भी रखो, इसी लैंड रेवेन्यू से उसकी सैलरी भी निकालो, और जो बाकी बचे उसे टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। तो यही इक्ता, तो इक्ता सिस्टम इसने प्रशासन में शुरू किया, और उसके बाद नए साम्राज्य की मंगोलों से रक्षा भी की। आपको मैं बता दूं, देखिए मंगोल तो शुरू से ही दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने रहे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात हो गई इल्तुतमिश के समय, जो यहां पर नहीं था, यहां पर सबसे बड़ी बात हो गई मंगोलों से रक्षा कैसे की। उस समय एक ख्वारिज्मी अंपायर देखिए यहां पर हुआ करता था, और उस समय पूरे सेंट्रल एशिया में चंगेज खान नाम का एक मंगोल था, उसका पूरा कहर था, उसने पूरे सेंट्रल एशिया में तबाही मचा रखी थी। तो यहां पे क्या हुआ था, ये मान लीजिए ये सेंट्रल एशिया में यहां पे पूरा ख्वारिज्मी अंपायर था, यहां से मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब मंगोलों ने आक्रमण किया, चंगेज खान ने आक्रमण किया यहां पर ख्वारिज्मी अंपायर पर, तो ख्वारिज्म का शाह जो है, ख्वारिज्म का जो राजा है वो भागा कैस्पियन सी की तरफ, जबकि उसका बेटा जलालुद्दीन मकबरनी आता है सिंध पर, ठीक है, भाग के। तो उस समय मंगोल इसका पीछा करते करते सिंध तक इसका पीछा करते करते सिंध तक पहुंचने की कोशिश करेंगे मंगोल। ये सिंध पर जब आएगा तो ये इल्तुतमिश से कहेगा कि मंगोलों से मुझे रक्षा करनी है, मंगोल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे दिल्ली में शेल्टर दीजिए, आश्रय दीजिए। लेकिन ये समझ रहा था इल्तुतमिश की भाई अगर हम मकबरनी को यहाँ पे सहायता करते हैं तो चंगेज खान जो है ये भी दिल्ली में आ सकता है, और फिर दिल्ली सल्तनत को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत नई नहीं थी। ठीक है, तो इस एक तरह से देखा जाए नया साम्राज्य बना था तुर्किश साम्राज्य, जिसको कि हम कहते हैं गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश गुलाम वंश, उसने दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। शेल्टर नहीं दिया जलालुद्दीन मकबरनी को, कहा कि भाई यहाँ का क्लाइमेट ठीक नहीं है, आप वापस लौट जाइए। ठीक है, तो एक तरह से देखिए कि पूरा प्रशासन, ये लीगल सुल्तान भी है, हाँ, प्रथम लीगल सुल्तान, फर्स्ट लीगल सुल्तान या वैधानिक सुल्तान आप कहेंगे। ठीक है, कॉइन्स भी इशू करता है, हाँ, सिल्वर का कॉइन होता है टंका, कॉपर का जीतल, गुलामे चहलगानी यानी 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाता है,
शासन प्रशासन में मदद के लिए और बहुत हेल्प भी ये करते हैं। बाद में डोमिनेट करने लगेंगे तो बलबन खत्म करेगा, इक्ता सिस्टम की शुरुआत करता है और नए साम्राज्य की मंगोलों से रक्षा भी करता है। तो इसने काम बहुत सारे किए थे, एक तो लीगल सुल्तान भी हुआ और काम बहुत सारे किए, और कारण यही था कि इसके पास समय थोड़ा ज्यादा था इससे, इसलिए इसको वास्तविक सुल्तान कहा जाता था। यह सुल्तान नहीं था, गोरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शासन कर रहा था। तो ये एक बड़ी बात यहां पर डिफरेंस में हमने देख लिया। तो आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट शासक, तो आप कह देंगे, या फर्स्ट सुल्तान, तो आप तो कह देंगे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वैधानिक सुल्तान का मतलब खलीफा से रिकॉग्नाइज्ड, ये मैंने बता दिया। ठीक है, खलीफा कौन होता था? पूरे मुस्लिम जगत का पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर। किसी क्षेत्र विशेष में किसी को सुल्तान बनाना हो तो वही रिकॉग्नाइज करेगा कि ये व्यक्ति यहां के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यह सुल्तान हो गया। ठीक है ना, तो ये बात। अब यहां पर अंतर देखिएगा, इसने अपने कैपिटल को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाया था। ठीक है, इसका कैपिटल लाहौर में था। ये लाहौर यहां पर देखिए, आज का पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, उस समय पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। यही लाहौर में जो पंजाब में है। ठीक है, जबकि इसने अपना कैपिटल दिल्ली बनाया। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, दिल्ली यहां पर, ठीक है ना, ये दिल्ली में बनाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ उपाधियां थी, जैसे लाख बख्श, हाँ, लाखों का डोनेशन दे देता था, तो लाख बख्श। पील बख्श, हाथियों का डोनेशन देता था, इसलिए पील बख्श। कुरान खान, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कुरान उरान में ये कुरान उरान की आयतें लिखने उखने में और पढ़ने में व्यस्त रहता था, तो कुरान खान। और मीर और सिपा सालार की भी उपाधियां इसकी थी, जिसके नाम से ये शासन करता था। ठीक है, ये शासन करता था। अब देखिए, उसके बाद जबकि इसकी उपाधियों में खलीफा ए सईद, गुलामों का गुलाम या दासों का दास। क्यों दासों का दास? क्योंकि ये खुद ही कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। किसका? मोहम्मद गोरी का। और ये किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, यानी दासों का दास हो गया ये। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का दास और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, तो ये दासों का दास हो गया। ठीक है, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर का सहायक। खलीफा द्वारा दो दिया गया था, सुल्तान आजम और नासिर आमिर अल मोमिनीन, तो ये भी दिया गया था, नासिर आमिर अल मोमिनीन, तो ये सब इसको दिया गया था। ये उपाधियां दी गई थी। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। तो ये उपाधियों का भी अंतर आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे, इन उपाधियों के बाद देखते हैं कुतुब मीनार में भी आप देखेंगे कुछ डिफरेंस। कुतुब मीनार की शुरुआत करवाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत ही करा पाएगा और एक मंजिल ये बना पाएगा। हाँ, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने बनवाया था और इसमें 5 मंजिलें। समझिएगा इसको, देखिए यहां पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा। 5 मंजिलें देखिएगा, इसमें 5 मंजिल है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 मंजिल है। तो पहला मंजिल ये करवाता है कौन? शुरुआत करवा देगा कुतुब मीनार का, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये 2 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद 2 3 और 4, 2 3 और 4 ये बनाएगा इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश बनाएगा। ठीक है, तो एक तरह से कंप्लीट कौन करवाता है? इल्तुतमिश। सवाल आता है कि शुरुआत किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद में देखिए 2 और शासकों का नाम जुड़ेगा। कुछ दिनों के बाद ये खराब होगा, टूटेगा, तो ये चौथे मंजिल का की मरम्मत करवाएगा फिरोज तुगलक, और साथ साथ ये 5वां मंजिल भी ये बनवाएगा। तो यहां पर इसकी मरम्मत करवाएगा चौथे की, और 5वां मंजिल बनाएगा। तो FST फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का था। तो यहां पर 3 सुल्तानों का नाम, 3 शासकों का नाम जुड़ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। बाद में सिकंदर लोदी भी इसकी मरम्मत कराता है, लोदी डायनेस्टी का। तो सिकंदर लोदी का भी यहीं पे लिख देता हूं, सिकंदर लोदी, यहां पे लिख देता हूं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का भी नाम इससे जुड़ा होगा। तो देखिए यहां पे कितने शासक जुड़ गए, आ जाता है एग्जाम में कि कौन इसमें से है जिसका संबंध कुतुब मीनार से नहीं है। तो 4 शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ये भी बाद में मरम्मत करवाएगा। तो 4 शासकों का नाम इससे एसोसिएटेड है कुतुब मीनार से। इसमें से 3 कोई दे देगा और कोई एक दूसरा दे देगा और दे देगा, पूछेगा कौन नहीं है, या 3 कोई और नाम दे देगा और एक ऑप्शन इन चारों में से कोई एक दे देगा, पूछेगा कौन एसोसिएटेड है। तो ये सवाल यहां बनेगा। तो इन चीजों को आप सिकंदर लोदी को याद रखिएगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुब मीनार से एसोसिएटेड रहे। उसके बाद रिवोल्ट देखिए रिवोल्ट तो इसके समय नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले ही, शासक बनने के पहले आप देखेंगे कि बंगाल जो था ना, ये बंगाल हमेशा रिवोल्ट का केंद्र रहा। बार बार यहाँ के जो शासक रहे वो दिल्ली सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते रहे और बार बार जो दिल्ली सल्तनत को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। ये बंगाल जो है, बंगाल का एरिया, ठीक है। अब देखिए ये बंगाल जो है, तो आज का बांग्लादेश भी उसमें हो गया, तो ये बंगाल। अब यहां पर देखिए उस समय बंगाल में चंदावर की लड़ाई जब 1194 में होती है, तो 1194 के बाद ही यहां पर इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक हुआ करता था, जो कि यहां पे रूल करता था, ठीक है। बाद में इसको मार देता है ये अली मर्दान और ये शासक बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनेगा तो इस अली मर्दान को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। बाद में इस क्या होगा कि इसके डेथ के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हो जाती है 1210 में, तो यही अली मर्दान फिर रिवोल्ट करेगा। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। देखिए बंगाल लिखा हुआ, एक और रिवोल्ट होगा पृथुओं का, भी बताऊंगा। अली मर्दान लेकिन इसको इल्तुतमिश कंट्रोल करेगा। उसके बाद अली मर्दान की हत्या कर दी जाएगी और बनेगा हिमासुद्दीन इवाज, जो गयासुद्दीन के नाम से बंगाल का शासक बनेगा। ये भी रिवोल्ट करता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। और बल्का खिलजी, इसको भी ये भी रिवोल्ट करता है बंगाल में। तो बंगाल में जो लखनौती था, जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी उस समय, तो लखनौती को सिटी ऑफ रिवोल्ट्स कहा भी जाता था, समझ रहे ना। तो यहां पर तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके डेथ के बाद, बंगाल में इसके डेथ के बाद अली मर्दान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। पहले इसने रिवोल्ट किया किसके खिलाफ? बख्तियार खिलजी के, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी या इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो भी कह ले, उसको मार दिया और शासक बन गया। लेकिन जब ये शासक बनता है तो ये इसकी बात मान लेता है और अपने आप को कहता है कि ठीक है, हम दिल्ली सल्तनत के अधीन हैं, तो मान लिया। लेकिन जैसे ही ये मरेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर देगा, तो इल्तुतमिश इसको कंट्रोल करेगा। फिर बाद में इसकी भी हत्या होगी। बाद में हिमासुद्दीन इवाज आएगा रिवोल्ट करके, इसको भी कंट्रोल करेगा इल्तुतमिश। और बल्का खिलजी बाद में आता है। ये 3 रिवोल्ट होते हैं यहाँ पर इल्तुतमिश के समय बंगाल में। इन तीनों को कंट्रोल किया जाता है। एक महत्वपूर्ण विद्रोह जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पृथु विद्रोह। पृथु या बारतू, इसका दूसरा नाम बारतू भी था। पृथु एक लीडर था, ट्राइबल लीडर था। कई बार कहा जाता है कि सिया कम्युनिटी के ये थे और इल्तुतमिश की धार्मिक नीतियों से तंग आकर इन्होंने अवध के क्षेत्र में, ठीक है ना, अवध, देखिए अवध के क्षेत्र में ये रिवोल्ट करेंगे, अवध के क्षेत्र में ये विद्रोह करेंगे। तो ये पृथु ने क्या किया था? बहुत सारे तुर्किशों को मौत के घाट उतार दिया था। इसने बहुत सारे तुर्किश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि ये जो था, ये और इसके फॉलोअर्स जो थे, ये इल्तुतमिश की धार्मिक नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो इस वजह से पृथु विद्रोह जो होता है, बस इतना ही आप जानिए कि पृथु विद्रोह कहां होता है, तो अवध में होता है, ठीक है, अवध के क्षेत्र में। ये बार बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पृथु विद्रोह किसके समय में हुआ? तो इल्तुतमिश के समय। और किस क्षेत्र में हुआ? तो अवध के क्षेत्र में। तो ये हमने बेसिक अंतर जो है ये देख लिया। इल्तुतमिश के समय महत्वपूर्ण बंगाल का विद्रोह और पृथु विद्रोह, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो हम रेगुलर क्लासेस में पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं, यहाँ तो उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ मैंने बता दिया, आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.